वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आला भूपेश बघेल ने सुकमा बीजापुर सरहद पर नक्सली हमले के बाद अफसरान के साथ की मीटिंग। अमित शाह ने कहा लड़ाई को उसके अंजाम तक ले जाकर रहेंगे। शहीद जवानों को पेश किया खराजी अकीदत, जख्मियों से की मुलाकात। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने ओहदे से दिया इस्तीफा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का दिया हुक्म। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे सरकार की खामोशी पर उठाए सवाल, कहा यह है वसूली करने वाली सरकार। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, आसाम और मगरबी बंगाल में कल होने वाली पोलिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल। तमिलनाडु की 234, केरल की 140, पुडुचेरी की 30, असम की 40 और मगरबी बंगाल की 31 असेंबली सीटों के लिए होगी पोलिंग। जम्मू कश्मीर में कटरा से बानीहाल के दरमियान दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का काम हुआ मुकम्मल। ये पुल है 272 किलोमीटर तवील। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल राब्ता प्रोजेक्ट का हिस्सा। मुल्क में अब तक 8 करोड़ अफराद को लगाया गया कोविड का टीका। 8 रियासतों में कोविड के मामलों में मुसलसल इजाफा। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन कल 11 रियासतों के वज़राए सेहत के साथ करेंगे मीटिंग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बुध के रोज शाम 7 बजे असातिज़ा और वालिदैन के साथ करेंगे बात। वज़ीर आज़म परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम में तलबा को इम्तिहानात का तनाव दूर करने के लिए देंगे टिप्स। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जगदलपुर में सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर हुए नक्सली हमले पर सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल भी मौजूद थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सलियों के हमले में शहीद हुए जवानों को खराजी अकीदत पेश किया। वजीर दाखिला ने जवानों को खराजी अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई और आगे जाएगी और आखिर में जीत हमारी होगी। जो मुठभेड़ यहाँ पर हुई नक्सलियों के साथ, उसमें डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ बरसों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई फैसला कुन मोड़ पर पहुंची है और इस हमले ने इस लड़ाई को 2 कदम और आगे बढ़ा दिया है। ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई है। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है, इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में पूरा मुल्क शहीद जवानों के कुनबों के साथ खड़ा है। वज़ीर दाखिला ने जख्मियों से मुलाकात भी की। जो जवान शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको देश कभी भुला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है।
और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सली हमले में जान गंवाने वाले जवानों को मैं सलाम करता हूं और उनके अहले खाना के तई ताज़ियत का इजहार करता हूं। इस वाक़े ने सबको हिला कर रख दिया है। हमारे जवानों ने बहादुरी का सबूत पेश करते हुए नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तकरीबन 26 नक्सली इस हमले में मारे गए हैं। नक्सलियों को भारी क्षति इसमें हुई है और ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। मीरपुर में पिछले समय घटना घटी, पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल गए, दर्रे में हमारे कैंप खुल गए। तो इस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी बखलाहट है जिसके कारण से ये घटना घटी है। केंद्र के बल और राज्य के बल के जो दोनों अधिकारी हैं उनके बीच में आपस समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से होगा। और महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख अपने ओहदे से मुस्तैफी हो गए हैं। अनिल देशमुख ने इस्तीफानामा ट्वीट किया है। उन्होंने वजीर आला उद्धव ठाकरे को भेजे इस्तीफानामे में अखलाकी बुनियाद पर मुस्ताफी होने की बात कही है। इस सिलसिले में एनसीपी रहनुमा नवाब मलिक ने कहा है कि हाईकोर्ट का हुक्म आने के बाद अनिल देशमुख ने शरद पवार से मुलाकात में कहा कि वो ओहदा पे नहीं रहना चाहते हैं, वो वजीर आला को इस्तीफा देना चाहते हैं। पार्टी ने वजीर आला से उनका इस्तीफा मंजूर करने को कहा है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब से मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि अगर सीबीआई जांच कर रही है तो मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, जिसे पवार साहब ने हाँ कहा और गृह मंत्री मुख्यमंत्री महोदय के पास इस्तीफा देने के लिए गए हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री उसे स्वीकारेंगे। इससे पहले जो आरोप लगाए गए उस पर राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के लिए समिति गठित की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का हुक्म दे दिया है। साथ ही 15 दिनों के अंदर इब्तिदाई रिपोर्ट मांगी है। सीबीआई जांच का हुक्म देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह के इल्जामात संगीन हैं और मामले की जांच होनी चाहिए। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अर्जी पर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। परमबीर सिंह ने वजीर दाखिला अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के इल्जाम आयद किए थे। अर्जी गुजार डॉक्टर जयश्री पाटिल ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों के अंदर इब्तिदाई जांच करने और कोई भी संगीन जुर्म पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। जो उच्च न्यायालय है मेरे मैटर में जो इंक्वायरी है सीबीआई को दी है। डायरेक्टर जनरल जो सीबीआई के है वो इंक्वायरी करे, इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और मुझे बुलाए, मुझे इन्फॉर्म करे और इसमें इफ नेसेसरी कॉग्निजेबल ऑफेंस तो एफआईआर रजिस्टर करें। अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, आसाम और मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के लिए कल होने वाली वोटिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक मरहले में वोटिंग होगी, जबकि आसाम और मगरबी बंगाल में तीसरे मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे। आसाम में 3 मरहलों में और मगरबी बंगाल में 8 मरहलों में वोटिंग कराई जा रही है। तीसरे मरहले में आसाम की 40 और मगरबी बंगाल की 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं तमिलनाडु में 234, केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 सीटों पर एक मरहले में वोटिंग की कार्रवाई मुकम्मल होगी। इसके साथ ही तमिलनाडु में कन्याकुमारी और केरल में मल्लापुरम लोकसभा सीटों पर भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी। चेनाब नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे बुलंद रेल पुल के आर्क की तामीर का काम आज मुकम्मल हो गया। कटरा से बनिहाल के दरमियान रियासी के कोरी खित्ते में बन रहा ये पुल 272 किलोमीटर तवील उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक मंसूबे का हिस्सा है। ये पुल कश्मीर वादी को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ेगा और इसको बनाने में 1486 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 1.3 किलोमीटर तवील इस पुल की बुलंदी 359 मीटर है, जो पेरिस के एफिल टावर की बुलंदी से भी 35 मीटर बुलंद है। पुल का काम आइंदा बरस तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पुल के तैयार होने के बाद इस पर 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ियां दौड़ सकेंगी।
111 किलोमीटर तवील कटरा बनिहाल रेल डिवीजन को पूरा करने में ये पुल इंतहाई अहम है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे ने शुमाली रेलवे के जनरल मैनेजर आशुतोष गंगल से बात की। चिनाब नदी पर बन रहा दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के आज के निर्माण का काम आज पूरा हो गया। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल। उनसे बात करते हैं। सर, ये जो आज के निर्माण का काम आज पूरा हो गया है, कितनी बड़ी उपलब्धि है उत्तर रेलवे के लिए या और भारतीय रेलवे के लिए खासतौर पर? देखिए, किसी भी आर्च ब्रिज में आर्च उसकी सबसे महत्वपूर्ण आइटम होता है, क्योंकि सारा लोड आर्च पे आता है। इस स्थान पे डिजाइनर्स ने स्टडी किया था और उनको आर्च के अलावा कोई अन्य तरीका नहीं समझ में आया था, क्योंकि इतने ऊंचे आप पिलर्स नहीं बना सकते। 360 मीटर ऊंचा पिलर बनाना, उससे अच्छा आर्च बना देना जो है वो बहुत इकोनॉमिकल होता है और फास्ट भी होता है। इतने ऊंचे पिलर बनाते हैं तो इसलिए आर्च ब्रिज निर्माण करने का यहाँ निर्णय लिया गया था, जो प्योरली तकनीकी आधारों पर बेस था। और ये लोकेशन बहुत डिफिकल्ट लोकेशन है। आपने देखा ही होगा, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ पे पहुँचने के लिए 22 किलोमीटर की प्रोजेक्ट रोड इस साइड तक पहुँचने के लिए बनाई है और टोटल 205 किलोमीटर की प्रोजेक्ट रोड भारतीय रेलवे ने बनाई है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो एक्सेसिबिलिटी साइड की वो थोड़ा सा दुर्गम स्थान पे स्थित है, तो इसलिए वो एक इशू था। दूसरा, यहाँ पे सीज्मिक लोड रहता है, क्योंकि अर्थक्वेक प्रोन जोन है, तो सीज्मिक लोड को फैक्टर लेना पड़ता है, वो भी डिजाइन में महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके साथ साथ जैसा आप देख रहे हैं, बहुत तेज विंड है। अभी बाहर विंड नहीं है, लेकिन इस स्थान पे जहाँ पे हम स्थित हैं यहाँ विंड ज्यादा है, क्योंकि विंड बढ़ जाती है तो उस विंड को भी का फैक्टर भी लेना पड़ता है। और ये 266 किलोमीटर की विंड के लिए और हाईएस्ट सीज्मिक जोन के लिए इसको डिजाइन किया है। साथ साथ इस जम्मू कश्मीर में पहले आतंकवादी घटनाएं होती रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने ब्लास्ट लोड भी डीआरडीओ से संपर्क करके ब्लास्ट लोड को भी उसमें अकाउंट फॉर किया है, जिससे ये सब दृष्टि से सेफ रहे। और अब वजारत सेहत में रियल टाइम पर बीमारियों के फैलने की इत्तला मिलेगी। वजारत सेहत ने एक ऐसा IT प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके जरिए दूर दराज इलाकों में बैठी आशा कारकुन, ANM और लैब में बैठे टेक्नीशियन भी बीमारी के फैलने की इत्तला दे सकेंगे। इससे न सिर्फ बीमारियों की जांच, उसके इलाज और जल्द से जल्द रोकने के इक़दाम किए जा सकेंगे। पहले ये इत्तला 18 बीमारियों की मिलती थी, अब 33 बीमारियों की इत्तला इस प्लेटफॉर्म के जरिए मिला करेगी। हमारे ANM और आशा वर्कर्स, सभी ग्रास रूट लेवल के लोग रियल टाइम इंफॉर्मेशन किसी भी बीमारी के कहीं पर भी प्रकट होने की दिशा में वो सबमिट करेंगे। उसका विभिन्न स्तरों पर एनालिसिस होते हुए और भारत सरकार और सारे देश के अंदर ये इंफॉर्मेशंस रियल टाइम में अवेलेबल होंगी। मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की है कि वो कोविड के मुताबिक तरीका अपनाएं। उन्होंने कहा कि लोग मास्क पहनें और सरकार की हिदायत पर अमल करें। मुल्क की 8 रियासतों में कोरोना के मामलों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र कुल 11 रियासतों के वज़राए सेहत के साथ कल मीटिंग करेंगे। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना, हर समय करना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना, हाथों को साबुन से, सैनिटाइजर की मदद से साफ रखना और भीड़ भड़क्के के स्थानों पर जाने को अवॉइड करना, ऐसे फंक्शंस को अवॉइड करना। इस नाते आप सबसे मेरी विनम्र अपील है, अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, समाज के और देश के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कृपया कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने में जरा भी चूक ना करें। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक लगवाई।
कोविड वैक्सीन की पहले खुराक लेने के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुल्क और दुनिया के लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीन मुहैया करने के लिए वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा किया और मुल्क के साइंसदानों को सलाम किया। वजीर आला ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से महफूज है। वजीर आला ने कहा कि जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उस पर पूरी तरह से अमल किया जाना चाहिए। मुल्क में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दुनिया की इस सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम में भारत ने 78 दिन के दौरान 7.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन खुराकें लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने 16 जनवरी को सेहत एहलकारों को वैक्सीन लगानी शुरू की थी। 2 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्करों और 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा और 45 साल से ज्यादा के संगीन बीमार अफराद को वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू हुआ था। 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई थी। वजारत सेहत के मुताबिक 45 साल से ज्यादा उम्र वाले 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उधर कोरोना से सेहतयाब होने की शरह कम होकर 93.14% हो गई है। 24 घंटे के दौरान 60,000 से ज्यादा लोग कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। इस दौरान 93,249 नए मरीज भी सामने आए हैं। 8 रियासतों महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में रोजाना सामने आने वाले नए मामलों की तादाद बढ़ रही है। मुल्क भर में सामने आ रहे नए मामलों में तकरीबन 80% इन्हीं रियासतों में से हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में लोगों ने लॉकडाउन का खैर मकदम किया है। उन्होंने हुकूमत के कदम का इस्तकबाल करते हुए कहा कि इससे लोग कोरोना से बचेंगे, वहीं उनमें नज़्म ज़ब्त भी पैदा होगा। को मन में जो भय हो चुका है, इतनी लगातार संख्या जो बढ़ती जा रही है, लॉकडाउन लगेगा तो कम से कम लोग अपने घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, उनके लोग कोरोना कम से कम कंट्रोल में आ जाएगा। कितने लोग आज कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, उसके डर से लोग यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ नहीं, कम से कम वो संख्या तो कम होंगी। तब पब्लिक अपना सेफ्टी नहीं देगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। पब्लिक जो करेंगे वही होगा। लॉकडाउन तो लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं लगना चाहिए, पर फिर भी लॉकडाउन कैसा लगना चाहिए, लापरवाही करेंगे तो लॉकडाउन लगना ही है। महाराष्ट्र में कोरोना की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। वहां कल वबा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना के 57,047 नए मामले सामने आए और 222 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में 27,508 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। नए मामले सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र में कोरोना इन्फेक्शन के कुल मामलात की तादाद बढ़कर 30,10,597 हो गई है। कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 4,30,503 है, जबकि अब तक रियासत के 55,878 लोग कोरोना से हलाक भी हो चुके हैं। कोरोना के कहर को देखते हुए वजीर आला उद्धव ठाकरे की सदारत में रियासती काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कई अहम इक़दाम का ऐलान किया गया। मरकजी खित्ते जम्मू कश्मीर में कोरोना को देखते हुए 1 से 9वीं क्लास तक के स्कूल 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। दूसरी जानिब 10 से 12वीं क्लास तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुजाहिद आज़ादी और समाजी इंसाफ के पैरोकार बाबू जगजीवन राम को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि समाज के मजलूम और महरूमों की फलाह के लिए उनकी मौसर कोशिश हमेशा बाइस तहरीक रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कीमती फार्मूले मुश्तरक करने के लिए बुध की शाम 7 बजे तलबा, असातिज़ा और सरपरस्तों के साथ बातचीत करेंगे। परीक्षा पे चर्चा के जरिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी तलबा को इम्तिहानात से मुतालिक कशीदगी दूर करने के फार्मूले देते हैं। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म मोदी का परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का मकसद ही है कि तलबा कैसे बोर्ड इम्तिहानात की कशीदगी को कम करें और किस तरह से आराम से इम्तिहान दें। वज़ीर-ए-आज़म ने
ट्वीट करके बताया कि नया फॉर्मेट मौज़ूआत की एक तफसीली सीरीज पर कई दिलचस्प सवाल और हमारे बहादुर एग्जाम वॉरियर्स सरपरस्तों और असातिज़ा के साथ एक यादगार मुज़ाकरा। वज़ीर आज़म मोदी ने इसके साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है। आरबीआई में माली साल की पहली मालियाती पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू हो गई है। 3 रोजा इस मीटिंग में मुस्तकबिल में शरह सूद से मुतालिक फैसला होगा। साथ ही मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर भी गौर ख़ौज़ किया जाएगा। इस माली साल के लिए 10.5% की शरह तरक्की का इम्कान जाहिर किया गया है। मार्च में मैन्युफैक्चरिंग PMI की सतह 55.4 रहा, जो 7 महीने में सबसे कम है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के नए मामलों की तादाद 1 लाख से जायद होने के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स और निफ्टी में 2% तक की गिरावट देखी जा रही है। आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी पीर को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अहम इंडेक्स सेंसेक्स 305.03 पॉइंट्स की कमी के साथ 49,724.80 की सतह पर खुला था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 82 पॉइंट्स यानी 0.55% की कमी के साथ 14,785.40 की सतह पर खुला था। मुल्क में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने से सरमायाकार मोहतात हैं और बाजार में गिरावट जारी है। अमेरिका के माहौलियात के सफीर जॉन कैरी आज से भारत के 4 रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं। अपने दौरे के दौरान जॉन केरल माहौलियात के बहरान से निमटने के तरीक़ों पर बातचीत करेंगे। काबिल गौर है कि 22 से 23 अप्रैल के दरमियान माहौलियाती तब्दीली पर अमरीकी सदर जो बाइडन के जरिए मुनक़िद सरबराह इजलास और इस साल के आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियाती तब्दीली इजलास से पहले जॉन कैरी का ये दौरा इंतहाई अहम माना जा रहा है। और दुनिया भर की बात की जाए तो अब तक 13 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि इस वबा से अब तक 28,65,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर अमरीका है, जहां 3 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा लोग इसकी जद में आए हैं। अमरीका में अब तक कोरोना इन्फेक्शन से 5,65,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन आज कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन को मरहलेवार खोलने के कई इक़दामात का ऐलान करने वाले हैं। इन इक़दामात में मैच के दौरान और नाइट क्लब में जमावड़े के लिए मुबैना कोविड पासपोर्ट का इंतज़ाम भी शामिल हो सकता है। और पोलैंड के ह्यूबर्ट हुर्केज ने मियामी ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में इटली के हरीफ को एक सख्त मुकाबले में 7-6 और 6-4 से शिकस्त दी। वो इस जीत के साथ पोलैंड के ऐसे पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ATP मास्टर्स इवेंट जीता है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। कल सुबह 9 बजे उर्दू खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब।